नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भरतपुर संभाग। ठीक, भरतपुर संभाग। और दोस्तों, भरतपुर संभाग की जितनी भी विशेषताएं हैं उन्हें इतिहास के पन्नों से आपके सामने काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आशीष शर्मा। भरतपुर संभाग को पढ़ने से पहले मैं कुछ विद्यार्थियों के नाम बोलना चाहता हूं। ये विद्यार्थी नियमित रूप से काव्य क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हमें समय समय पर कमेंट करके सुझाव देते रहते हैं और इनके सुझाव हमारे लिए उत्साह का काम करते हैं। दोस्तों, ये हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रतिनिधि हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ विद्यार्थियों के नाम बोल रहा हूं जो बधाई के पात्र हैं। सभी विद्यार्थियों के नाम बोलना वर्तमान में संभव नहीं होगा, तो मैं प्रतिदिन हर वीडियो के साथ कुछ कुछ विद्यार्थियों के नाम बोलता रहूंगा। जिन विद्यार्थियों के नाम आज नहीं बोल पा रहा हूं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। कल के वीडियो में उनका नाम जरूर बोलूंगा। जयेश शर्मा है, ओम पोटर है, मानसी है, दीपिका सोनी है, देवेंद्र गायरी है, राज बाबू हैं, धीरेन्द्र सिंह हैं, धर्मपाल हैं और मुरलीधर हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं केवल इतने ही बच्चों का नाम बोल पाऊंगा। ये सभी बच्चे जिनका मैंने नाम लिया है ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप काव्य क्लासेस से जुड़े हुए हैं। आप इसी प्रकार दोस्तों हमें मार्गदर्शन देते रही हैं। क्लियर दोस्तों, आप शुरू करते हैं हम भरतपुर संभाग। आज हमारा दोस्तों जो टॉपिक होगा वो होगा भरतपुर संभाग। हम अजमेर संभाग को पढ़ चुके हैं, हम उदयपुर संभाग को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भरतपुर संभाग। ठीक, अब बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है इस भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ। बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है इस भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ। तो आप क्या बताएंगे कि जो भरतपुर संभाग है इसका निर्माण हुआ 4 जून 2005 को। भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ 4 जून 2005 को। अच्छा दोस्तों, फिर प्रश्न बनता है कि जो भरतपुर संभाग है इस भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4। जो भरतपुर संभाग है इस भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4। ठीक, अच्छा, अगर आपको उन 4 जिलों के नाम याद करने हों तो बहुत आसान है। ठीक, अगर आपको इन 4 जिलों के नाम याद करने हों तो दोस्तों बहुत आसान है। और आप कैसे याद करेंगे समझना। पूछा जाए कि वो 4 जिले कौन कौन से हैं तो दोस्तों एक तो होगा भरतपुर, एक होगा सवाई माधोपुर, एक होगा करौली और एक होगा धौलपुर। तो दोस्तों हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और क्या बोलेंगे, BSc धौलपुर। क्लियर, बैचलर ऑफ साइंस होता है तो BSc धौलपुर, B फॉर भरतपुर, S फॉर सवाई माधोपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो BSc धौलपुर ये भरतपुर संभाग के 4 जिले हैं। B फॉर भरतपुर, S फॉर सवाई माधोपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। ठीक, फिर बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है इस भरतपुर संभाग का निर्माण किन संभागों से किया गया है, अर्थात किन संभागों का विभाजन करके भरतपुर संभाग बनाया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भरतपुर संभाग है ना ये 2 संभागों का विभाजन करके बनाया गया है। जो भरतपुर संभाग है ये 2 संभागों का विभाजन करके बनाया गया है। एक तो दोस्तों कोटा संभाग का विभाजन किया गया और दोस्तों एक जयपुर संभाग का विभाजन किया गया। एक तो कोटा संभाग का विभाजन किया गया और एक जयपुर संभाग का विभाजन करते हुए हमने भरतपुर संभाग बनाया। फिर बात आती है कि अगर कोटा संभाग का विभाजन किया तो कोटा संभाग से दोस्तों हमने कितने जिले लिए, तो हम क्या कहेंगे कि हमने कोटा संभाग से 2 जिले लिए हैं। एक तो कौन सा जिला लिया, सवाई माधोपुर। हमने कोटा संभाग से कितने जिले लिए, 2। एक तो क्या लिया, सवाई माधोपुर, और दोस्तों एक क्या लिया हमने, करौली। सवाई माधोपुर और करौली ये तो कहाँ से लिए, कोटा संभाग से। फिर बात आती है कि जयपुर संभाग से हमने कितने जिले लिए, तो अगर 2 कोटा से ले लिए तो 2 कहाँ से ले लिए, जयपुर से। अच्छा, जयपुर से क्या लिया हमने, एक तो लिया भरतपुर जिला और दोस्तों एक लिया धौलपुर जिला। क्या क्या लिया हमने, एक तो भरतपुर जिला और एक धौलपुर जिला। क्लियर, तो भरतपुर और धौलपुर तो हमने लिए जयपुर संभाग से और कोटा और सवाई माधोपुर और करौली लिए हमने कोटा संभाग से। और इस प्रकार सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर हमने क्या बना दिया, भरतपुर संभाग बना दिया।
अब दोस्तों बात आती है कि भरतपुर संभाग की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों हम केवल थोड़ी सी चर्चा करेंगे भरतपुर संभाग की, फिर हम भरतपुर जिले पे आएंगे। ठीक, तो दोस्तों भरतपुर संभाग की जो पहली विशेषता है वो तो है कि राजस्थान का सबसे नवीन संभाग जो भरतपुर संभाग है, इसकी विशेषता क्या होगी, राजस्थान का सबसे नवीन संभाग किसे कहा जाता है, भरतपुर संभाग को कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो भरतपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोस्तों जो भरतपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्लियर, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भी कौन सा होगा, भरतपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भी कौन सा होगा, भरतपुर। तो भरतपुर संभाग की दो विशेषताएं हो गई, एक तो क्या हो गई कि नवीन संभाग है, और एक क्या हो गई कि साहब आपके सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल में, कौन सा, भरतपुर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है, बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है, इस भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों बात आती है कि जो भरतपुर संभाग है, इस भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो दोस्तों कि जो भरतपुर संभाग है ना, इसका क्षेत्रफल है 18,186 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों, जो भरतपुर संभाग है, इस भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 18,186 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर एक बात आती है कि अगर क्षेत्रफल में भरतपुर संभाग सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर से छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में, बीकानेर। अच्छा, बीकानेर से छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में, अजमेर। अजमेर से छोटा कौन सा होगा, उदयपुर। उदयपुर से छोटा कौन सा होगा, जयपुर। जयपुर से छोटा कौन सा होगा, कोटा। और कोटा से छोटा कौन सा होगा, भरतपुर। समझ गए। अब देखो, आपके क्षेत्रफल से 3 प्रश्न क्लियर हुए हैं। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के संभाग का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के जो संभाग है उन्हें घटते हुए क्रम में किसे जमाओगे, तो इस प्रकार जमाओगे। ये तो है घटता हुआ क्रम, ये तो है घटता हुआ क्रम। ठीक, और पूछा जाए कि बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, तो ऐसे अब जमा दोगे, समझ जाओगे। ये तो घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा जोधपुर, उसके बाद बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। ये तो है घटते हुए क्रम में, और ये है बढ़ते हुए क्रम में। एकदम क्लियर, पक्का पक्का। फिर बात आती है कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है, तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे, 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। पूछ लिया जाए कि जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, और भरतपुर का 18,186 वर्ग किलोमीटर। ठीक, एक बार फिर समझना, भरतपुर संभाग कब बनाया गया था, 4 जून 2005। जिले कितने थे, 4, BSC धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। भरतपुर संभाग 2 संभाग का विभाजन करके बनाया गया है, एक तो कोटा संभाग और एक जयपुर संभाग। कोटा संभाग सवाई माधोपुर और करौली, जयपुर संभाग भरतपुर और धौलपुर। ठीक, अच्छा, नवीनतम संभाग भरतपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 18,186 वर्ग किलोमीटर। अगर राजस्थान के 7 संभागों को घटते हुए क्रम में जमाने के लिए कहा जाए, तो कैसे जमाओगे, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। बढ़ते हुए क्रम में भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। और जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये तो मैंने केवल थोड़ा सा परिचय दिया है भरतपुर संभाग का। हमारा विषय दोस्तों जिला दर्शन है, इसलिए हम अब जिला दर्शन पर आते हैं। संभाग पर दोस्तों हम कभी ना कभी हम चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर। अच्छा, अब दोस्तों जब हम भरतपुर संभाग की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम सबसे पहले लेंगे भरतपुर संभाग का जिला भरतपुर। कौन सा जिला लेंगे,
भरतपुर जिला। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि जो भरतपुर जिला है, इस भरतपुर जिले का नामकरण, इस भरतपुर जिले का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? पूछा जाए कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर जिले का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर, भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भरतपुर जिले का नामकरण किया गया है। एकदम क्लियर ना भाई। भगवान श्री राम के भाई कौन थे? भरत, और भरत के नाम पर था आपके भरतपुर का नामकरण किया गया है। अच्छा दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में भरत का मंदिर कहाँ है, पूछ लिया जाए कि भारत में भरत मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि भारत में जो भरत मंदिर है वो स्थित है ऋषिकेश में। भारत में जो भरत मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। और पूछा जाए कि ऋषिकेश कहाँ आता है? उत्तराखंड में। दोस्तों कहाँ आता है ऋषिकेश? उत्तराखंड में आता है। एकदम क्लियर। समझ जाना अच्छी तरह कि साहब आपके भरतपुर का नामकरण किया गया था दोस्तों भरत के नाम पर। और पूछा जाए कि भारत के किस स्थान पर या किस राज्य में भरत मंदिर स्थित है, तो भरत मंदिर कहाँ है? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो उत्तराखंड है, दोस्तों जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड को जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। दोस्तों जो उत्तराखंड है इसे जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। ठीक। और पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन की जनक कौन है? पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन की जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? गोरा देवी। चिपको आंदोलन की जनक कौन है? गोरा देवी। एकदम क्लियर। समझ जाओगे क्या? भरतपुर का नामकरण भरत के नाम पर, भरत मंदिर है ऋषिकेश में, ऋषिकेश है उत्तराखंड में। उत्तराखंड प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? चिपको आंदोलन के लिए। और चिपको आंदोलन की जनक कौन थी? गोरा देवी। उत्तराखंड की थोड़ी सी नॉलेज इतना बहुत है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भरतपुर रियासत है, बात आती है कि जो भरतपुर रियासत है, इस भरतपुर रियासत के संस्थापक कौन है? पूछ लिया जाए कि जो भरतपुर रियासत है, इस भरतपुर रियासत के संस्थापक कौन है? एकदम क्लियर। आपसे पूछा जाए कि भरतपुर रियासत के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि चूड़ामन जाट को। दोस्तों चूड़ामन जाट को भरतपुर का संस्थापक कहा जाता है। जो चूड़ामन जाट है इन्हें भरतपुर का संस्थापक कहा जाता है। और पूछ लिया जाए कि भरतपुर का वास्तविक संस्थापक कौन है, पूछ लिया जाए कि भरतपुर का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? सूरजमल जाट। पूछा जाए कि भरतपुर का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? सूरजमल जाट भरतपुर के वास्तविक संस्थापक हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों जो सूरजमल जाट हैं, दोस्तों जो सूरजमल जाट हैं, इन्हें दो नाम दिए गए हैं। दोस्तों एक तो इन्हें कहा जाता है जाटों का अफलातून, और एक कहा जाता है जाटों का प्लेटो। एकदम क्लियर। दोस्तों जो भरत सूरजमल जाट हैं इनके दो नाम हैं, इनके दो नाम हैं। क्लियर। दोस्तों एक नाम तो है जाटों का अफलातून। क्या बोलोगे? जाटों का अफलातून। ठीक। और एक क्या बोलोगे? जाटों का प्लेटो। क्लियर। जाटों का अफलातून और एक जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? सूरजमल जाट को। एकदम क्लियर। दो बातें, भरतपुर का नामकरण भरत के नाम पर, भरत मंदिर है ऋषिकेश उत्तराखंड में, और दोस्तों उत्तराखंड प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन के लिए। जनक कौन थी? गोरा देवी। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन जाट, भरतपुर के वास्तविक संस्थापक सूरजमल जाट। सूरजमल जाट कहलाता है जाटों का अफलातून और जाटों का प्लेटो। ठीक। अगली बात फिर दोस्तों बात आती है कि जो भरतपुर रियासत है, बात आती है कि जो भरतपुर रियासत है, इस भरतपुर रियासत की राजधानी क्या रही थी? पूछा जाए कि जो भरतपुर रियासत है, इस भरतपुर रियासत की राजधानी क्या रही थी, तो आप क्या बताओगे? कुम्हेर। पूछा जाए कि भरतपुर की राजधानी क्या रही थी? कुम्हेर। फिर पूछा जाए कि जो कुम्हेर है, इस कुम्हेर की स्थापना किसने की थी? पूछ लिया जाए कि जो कुम्हेर है, इस कुम्हेर की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे कि जो कुम्हेर है इसके संस्थापक थे सूरजमल जाट। क्लियर। पूछ लिया जाए कि तब आपके जो कुम्हेर हैं, इस कुम्हेर की स्थापना किसने की थी?
सूरजमल जाट ने। क्लियर। और पूछा जाए कि जो कुम्हेर है, पूछा जाए कि जो कुम्हेर है इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी। पूछा जाए कि साहब आपके जो कुम्हेर हैं इसकी स्थापना किसके लिए की थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, सूरजमल जाट की पत्नी का नाम था हंसिया देवी। क्लियर। जो सूरजमल जाट हैं इनकी पत्नी का नाम था हंसिया देवी, और सूरजमल जाट ने हंसिया देवी के लिए, सूरजमल जाट ने हंसिया देवी के लिए कुम्हेर की स्थापना की थी। सूरजमल जाट ने हंसिया देवी के लिए किसकी स्थापना की थी, कुम्हेर की स्थापना की थी। समझ जाओगे अच्छी तरह। सूरजमल जाट ने जो कुम्हेर की स्थापना की वो किसके लिए की थी, हंसिया देवी के लिए की थी। एकदम क्लियर। भरतपुर का नामकरण भरत के नाम पर, भरत मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड में, उत्तराखंड चिपको आंदोलन जनक गौरा देवी, संस्थापक चूड़ामन जाट, वास्तविक संस्थापक सूरजमल जाट, जाटों का अफलातून जाटों का प्लेटो, राजधानी कुम्हेर, कुम्हेर का संस्थापक सूरजमल जाट, और सूरजमल जाट ने कुम्हेर की स्थापना की थी अपनी पत्नी हंसिया देवी के लिए। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि भरतपुर रियासत में कौन सा राजवंश है। बात आती है कि भरतपुर रियासत में कौन सा राजवंश है, तो आप क्या बताओगे कि भरतपुर रियासत में जाट वंश है। कौन सा राजवंश है, जाट वंश है। फिर बात आती है कि भरतपुर रियासत के कुल देवता कौन है। बात आती है कि भरतपुर रियासत के कुल देवता कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो भरतपुर रियासत है इनके कुल देवता हैं भगवान लक्ष्मण। क्लियर। भगवान श्री राम के भाई भगवान लक्ष्मण भरतपुर रियासत के कुल देवता हैं, जाटों के कुल देवता हैं। ठीक। और फिर पूछ लिया जाए कि भरतपुर के जाटों की या भरतपुर रियासत की कुल देवी कौन है। पूछा जाएगा कि सब आपके भरतपुर के जाटों की या सब आपके भरतपुर रियासत के सब आपके कुल देवी कौन है। पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे कि जो भरतपुर के शासक हैं, दोस्तों जो भरतपुर के शासक हैं इनकी कुल देवी कौन है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, राजेश्वरी माता। क्या बताओगे, राजेश्वरी माता को भरतपुर के शासकों की कुल देवी कहा जाता है। एकदम क्लियर। समझ जाओगे यहां तक, तो कोई डाउट। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भरतपुर रियासत है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भरतपुर रियासत है इस भरतपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया। प्रश्न उठता है कि जो भरतपुर रियासत है इस भरतपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया, तो आप क्या बताओगे कि जो भरतपुर रियासत है दोस्तों, आप क्या बताओगे कि जो भरतपुर रियासत है इसका राजस्थान में विलय किया गया था राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में। इसका जो राजस्थान में विलय किया गया कब किया गया था, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में। और पूछा जाए कि राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है वो कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। और पूछ लिया जाए कि जो प्रथम चरण है, जो प्रथम चरण है उसे क्या कहा जाता है, मत्स्य संघ। जो प्रथम चरण है उसे क्या कहा जाता है, मत्स्य संघ। और पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4। कितनी रियासतें थी, 4। अच्छा, 4 रियासतों के नाम, 4 रियासतों के नाम, A फॉर अलवर, एप्पल नहीं अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। समझ जाओगे ना कि जो मत्स्य संघ है उसमें कितनी रियासतें थी, 4, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। समझ गए दोस्तों, ये 4 रियासतें थी मत्स्य संघ में, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो भरतपुर राजस्थान में कब मिलाया गया, 18 मार्च 1948 को। इस दिन एकीकरण का कौन सा चरण था, पहला चरण। नाम क्या था, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एकदम क्लियर। चलो आगे, यहाँ तक क्लियर। फिर बात आती है कि दोस्तों जो भरतपुर है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भरतपुर है इस भरतपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बात आती है कि इस भरतपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक। पूछा जाए कि जो जिला भरतपुर है इस जिला भरतपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो भरतपुर जिला है ना इसका जो अक्षांश विस्तार है वो है 26 डिग्री
22 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट से लेकर 27 डिग्री 26 डिग्री 22 मिनट से लेकर 27 डिग्री 50 मिनट 26 डिग्री 22 मिनट से लेकर 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो है दोस्तों आपके भरतपुर का अक्षांशीय विस्तार। फिर बात आती है कि भरतपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछ लिया जाए कि भरतपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है। एकदम क्लियर। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो देशांतरीय विस्तार भी पूछ सकता है। क्लियर। तो दोस्तों हमें तो याद होना चाहिए कि साहब आपके भरतपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक। यद्यपि ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक सफल प्रतियोगी वही होता है जो प्रतियोगी परीक्षा की हर संभावना को ध्यान में रखें। ठीक। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि भरतपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? 76 डिग्री 53 मिनट से लेकर 76 डिग्री 17 मिनट 76 डिग्री 53 मिनट से लेकर 76 डिग्री 17 मिनट के मध्य भरतपुर का देशांतरीय विस्तार है। क्लियर। तो समझ जाओगे दोस्तों, ये तो है अक्षांशीय विस्तार और ये है देशांतरीय विस्तार किसका? भरतपुर का। ठीक। भरतपुर राजस्थान में कब मिलाया गया? 18 मार्च 1948। किस संघ में मिलाया गया? मध्य संघ में। रियासतें कितनी थी? 4 ABCD। अक्षांशीय विस्तार 26 डिग्री 22 मिनट से लेकर 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 53 मिनट से लेकर 76 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर की जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2011 के अनुसार इस भरतपुर की जनसंख्या कितनी है? पूछ लिया जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार भरतपुर जिले की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 25,48,462। 25,48,462 ये वर्ष 2011 के अनुसार भरतपुर जिले की जनसंख्या है। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि अगर भरतपुर जिले की जनसंख्या 25,48,462 है, तो भरतपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूछ लिया जाए कि भरतपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप क्या बताओगे कि वर्ष 2011 के अनुसार भरतपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 के अनुसार भरतपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पूछ लिया जाए कि भरतपुर का क्षेत्रफल कितना है। पूछ लिया जाए कि भरतपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे कि भरतपुर जिले का क्षेत्रफल है 5066 वर्ग किलोमीटर। जो भरतपुर है, इस भरतपुर का क्षेत्रफल कितना है? 5066 वर्ग किलोमीटर। ठीक। अच्छा, अगर दोस्तों भरतपुर जिले के उपनाम पूछे जाएं कि साहब आपके जो भरतपुर हैं, इसके उपनाम क्या है? पूछ लिया जाए कि इसका उपनाम क्या है, तो दोस्तों इसके अगर उपनाम की बात करें तो दोस्तों भरतपुर का पहला उपनाम है राजस्थान का प्रवेश द्वार। दोस्तों जो भरतपुर है, इसका पहला उपनाम क्या होगा? राजस्थान का प्रवेश द्वार। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि भरतपुर का और दूसरा उपनाम क्या होगा? भरतपुर का और दूसरा उपनाम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? भरतपुर को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। और क्यों कहा जाता है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य के लिए। एकदम क्लियर। और फिर बात आती है कि भरतपुर जिले का तीसरा उपनाम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार। पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार। किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। तो भरतपुर के 3 नाम हो गए, एक तो राजस्थान का प्रवेश द्वार, पक्षियों का स्वर्ग, और पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार। किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह, फिर हम भरतपुर की आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले परिचय अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए आपको। ठीक। भरतपुर संभाग बनाया
बनाया गया? 4 जून 2005 को। जिले कितने थे? 4। कौन कौन से? BSC धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। भरतपुर संभाग 2 संभाग को तोड़कर बनाया गया है, कोटा और जयपुर। कोटा से सवाई माधोपुर और करौली, जयपुर से भरतपुर और धौलपुर। नवीन संभाग भरतपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर। भरतपुर का क्षेत्रफल 18,186 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, फिर उसके बाद बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। और बढ़ते हुए क्रम में तो भरतपुर से और घटते हुए क्रम में जोधपुर से। और जोधपुर का क्षेत्रफल 1,17,801 वर्ग किलोमीटर मेरे विद्वान साथियों। भरतपुर का नामकरण किसके नाम पर? भरत के नाम पर। भरत का मंदिर है ऋषिकेश उत्तराखंड में। उत्तराखंड प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन के लिए और चिपको आंदोलन की जनक है गोरा देवी। संस्थापक है चूड़ामन जाट। वास्तविक संस्थापक सूरजमल जाट। राजधानी कुम्हेर। क्लियर। और दोस्तों, कुम्हेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? सूरजमल जाट। और कुम्हेर बनाई गई थी हंसिया देवी के लिए। राजवंश कौन सा है? जाट वंश। कुल देवता भगवान लक्ष्मण, कुल देवी राजेश्वरी माता। ठीक दोस्तों, अगली बात आती है कि भरतपुर राजस्थान में कब मिलाया गया? प्रथम चरण में। अच्छा, क्या नाम था? मत्स्य संघ। कब बनाया गया? 18 मार्च 1948 को। कितने जिले थे? 4। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार याद रखना। जनसंख्या 25,48,462। घनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 5,066 वर्ग किलोमीटर। ठीक। और राजस्थान का प्रवेश द्वार, पक्षियों का स्वर्ग और पूर्व राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि भरतपुर जिले में कौन कौन सी नदियां हैं। दोस्तों, बात आती है कि भरतपुर जिले में कौन कौन सी नदियां हैं, अर्थात भरतपुर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। क्लियर। भरतपुर जिले में कौन कौन सी नदियां हैं या वहां की नदियां कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, भरतपुर में एक तो है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। क्लियर। दोस्तों, एक है रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। एक है पार्वती नदी। क्लियर। एक तो बाणगंगा नदी है, एक रूपारेल है, एक पार्वती नदी है। क्लियर। दोस्तों, एक है कुकुंद नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कुकुंद नदी। और दोस्तों, एक है गंभीर नदी। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। समझ जाओगे। तो भरतपुर की प्रमुख नदियों की बात आए तो बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, कुकुंद, गंभीर नदी, ये भरतपुर की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, कुकुंद, गंभीर। एकदम क्लियर। अब दोस्तों, आप समझना अच्छी तरह। बात करते हैं कि साहब आपके भरतपुर में एक नदी बहती है। कौन सी? बाणगंगा नदी। दोस्तों, भरतपुर में एक नदी बहती है और कौन सी बहती है? वो बाणगंगा नदी। फिर अगर दोस्तों हम बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो बाणगंगा नदी है, दोस्तों जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। एकदम क्लियर। दोस्तों, जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। एकदम क्लियर। दोस्तों, जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम साहब आपके कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। और पूछा जाएगा कि जो बैराट की पहाड़ियाँ ये कहाँ आती हैं? जयपुर में। कहाँ आती है? जयपुर में। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो बाणगंगा नदी है इसका समापन कहाँ होता है? पूछा जाएगा कि इसका समापन कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे कि इसका समापन होता है फतेहाबाद में। और फतेहाबाद कहाँ आता है? यूपी में। और दोस्तों, ये फतेहाबाद में किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना में। दोस्तों, ये फतेहाबाद में किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना में। क्लियर। और दोस्तों, जो यमुना है ना, इस यमुना का एक नाम है सूर्यजा। दोस्तों, जो यमुना है इसे सूर्यजा नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य पुत्री है, इसलिए सूर्यजा भी कहलाती है। अच्छा, फिर प्रश्न आता है कि जो बाणगंगा नदी है इस बाणगंगा नदी की लंबाई कितनी है? पूछ लिया जाए कि बाणगंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 380 किलोमीटर। जो बाणगंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो बाणगंगा नदी है इसे किस किस नाम से जाना जाता है? जो बाणगंगा नदी है इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जो बाणगंगा नदी है इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा।
क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। क्लियर दोस्तों, इसका एक नाम है ताला नदी। क्या नाम है? ताला नदी। और दोस्तों इसका एक नाम है रुंडित नदी। क्या नाम है दोस्तों? रुंडित नदी। तो इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो रुंडित नदी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में। एकदम क्लियर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में। ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना कि जो बाणगंगा नदी है इस पर एक बांध बनाया गया है। दोस्तों जो बाणगंगा नदी है इस पर एक बांध बनाया गया है, और दोस्तों उस बांध का नाम है रामगढ़ बांध। क्या नाम है दोस्तों? रामगढ़ बांध। क्लियर। और दोस्तों इस रामगढ़ बांध से जयपुर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक। भरतपुर की प्रमुख नदी बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से अर्थात जयपुर से, समापन फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक। अच्छा कहाँ मिलती है ये? यमुना में। यमुना का नाम है सूर्यजा, लंबाई 380 किलोमीटर। उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। और रुंडित नदी का नाम पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बाणगंगा नदी को रुंडित नदी क्यों कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बाणगंगा को रुंडित नदी क्यों कहा जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा अगली बात तब समझना दोस्तों, भरतपुर के साहब आपके जो दूसरी प्रमुख नदी है दोस्तों, उसका नाम है कुकुंद नदी। दोस्तों जो भरतपुर की दूसरी नदी है उसका नाम है कुकुंद नदी। क्लियर। और दोस्तों ये जो कुकुंद नदी है ना, ये प्रसिद्ध है क्योंकि इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है बंद बारेठा बांध। अर्थात इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम क्या है? बंद बारेठा बांध। क्या नाम है? बंद बारेठा बांध। एकदम क्लियर। दो बातें दोस्तों। फिर बात आती है कि दोस्तों जो तीसरी नदी है उसका नाम है गंभीर नदी। दोस्तों क्या नाम है? गंभीर नदी। क्लियर। और दोस्तों ये वही गंभीर नदी है। दोस्तों ये वही गंभीर नदी है जहाँ क्या लड़ा गया था? खानवा का युद्ध। अर्थात इसी नदी के निकट राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या लड़ा गया था? खानवा का युद्ध। अच्छा पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप क्या बताओगे? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था खानवा का युद्ध। कहाँ? इसी गंभीर नदी के निकट। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों जो दूसरी चौथी नदी है उसका नाम है रूपारेल नदी। दोस्तों जो चौथी नदी है उसका नाम है रूपारेल नदी। एकदम क्लियर। और दोस्तों इस नदी को कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। दोस्तों इसे कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। एकदम क्लियर। दोस्तों जो रूपारेल नदी है इसे कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। अब दोस्तों ध्यान रखना, भरतपुर की दो लाइफ लाइन है। भरतपुर की दो लाइफ लाइन है। एक तो कौन हुई? रूपारेल नदी। और एक कौन हुई? मोती झील। तो मोती झील और रूपारेल नदी को कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट क्या भैया हो? समझ जाओगे अच्छी तरह। एक बार फिर समझना, भरतपुर की प्रमुख नदियाँ बाणगंगा नदी, गंभीर नदी, रूपारेल नदी, पार्वती नदी और कुकुंद नदी। बाणगंगा का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से, समापन होता है फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में, और ये यमुना में जाकर मिल जाती है। यमुना का नाम है सूर्यजा। लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। और रुंडित नदी क्यों कहा जाता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। ठीक। इस बाणगंगा नदी पर बनाया गया रामगढ़ बांध, और रामगढ़ बांध से जयपुर जिले को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुकुंद नदी पर दोस्तों बंद बारेठा बांध बना हुआ है। गंभीर नदी के निकट 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और रूपारेल नदी और मोती झील कहलाती है भरतपुर की लाइफ लाइन। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तक तो आगे की बात करते हैं। एकदम क्लियर।
आगे की बात करते हैं। फिर बात आती है कि दोस्तों जो भरतपुर है, इस भरतपुर की जलवायु कैसी है। पूछा जाएगा कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर की जलवायु कैसी है, तो आप क्या बताओगे कि भरतपुर जिले की जो जलवायु है वो शुष्क है। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि भरतपुर में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, भरतपुर में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 67.15 सेंटीमीटर, लगभग 67.15 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है। पूछ लिया जाए कि भरतपुर जिले में कौन कौन से बांध हैं, पूछ लिया जाए कि भरतपुर जिले में कौन कौन से बांध हैं, तो आप क्या बताओगे कि भरतपुर जिले में 3 बांध हैं। दोस्तों एक बांध का नाम है शाही बांध, एक बांध का नाम तो क्या है, शाही बांध, ये भरतपुर का बांध है। ठीक दोस्तों, एक बांध का नाम है बंद बारेठा बांध, एक बांध का नाम आपके नाम क्या है, बंद बारेठा बांध। ठीक। और दोस्तों एक बांध का नाम है अजान बांध, एकदम क्लियर, अजान बांध। और दोस्तों अजान बांध को भी हम भरतपुर की लाइफ लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ 3 बांध प्रसिद्ध हैं, शाही बांध, बंद बारेठा बांध और अजान बांध, एकदम क्लियर। और दोस्तों इसी अजान बांध से केवला देवघना पक्षी अभयारण्य को जल उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखना, इस अजान बांध से केवला देवघना पक्षी अभयारण्य को जल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भरतपुर है, ये भरतपुर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। पूछ लिया जाए कि जो भरतपुर है, यह भरतपुर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता था मेवात। क्या कहा जाता था, मेवात। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो मेवात है ना, इस मेवात में 2 जिले आते हैं, जो मेवात क्षेत्र है इसमें 2 जिले आते हैं। अच्छा, एक जिला तो कौन सा आता है, अलवर, कौन सा आता है, अलवर। और दोस्तों एक जिला आता है भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर ये 2 जिले हैं दोस्तों आपके जो मेवात में आते हैं। फिर बात आती है कि भरतपुर को मेवात क्यों कहा जाता था, बात आती है कि भरतपुर को मेवात क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति पाई जाती थी। क्लियर, क्या पाई जाती थी, मेव जाति, और दोस्तों आज भी पाई जाती हैं। तो मेव जाति के नाम पर भरतपुर का नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, मेवात। अर्थात मेव जाति के नाम पर भरतपुर का नाम क्या रख दिया गया, मेवा। फिर बात आती है कि मेव जाति कौन है, बात आती है कि मेव जाति कौन है, मेव जाति कौन है। ठीक। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, दोस्तों आप क्या बताओगे कि ऐसे मुस्लिम, दोस्तों ऐसे मुस्लिम जिनके संस्कार, ऐसे मुस्लिम जिनके संस्कार कैसे हैं, हिंदुओं जैसे, अर्थात जिनके संस्कार या जिनके रीति रिवाज कैसे हैं, हिंदुओं के समान। भरतपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे मुस्लिम जिनके संस्कार हिंदुओं के समान हैं, जिनके संस्कार तो किसके समान हैं, हिंदुओं के समान, किंतु इनका धर्म वर्तमान में क्या है, इस्लाम। क्लियर, अर्थात औरंगजेब के द्वारा जिन हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया था, वह मुस्लिम रीति रिवाज से, संस्कारों से आज भी हिंदू हैं और धर्म से है मुस्लिम। क्लियर, धर्म से तो है मुस्लिम और रीति रिवाज से और संस्कार से है हिंदू। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, मेव। औरंगजेब के द्वारा जिन हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया था, उन मुस्लिमों का वर्तमान में धर्म तो इस्लाम है, किंतु रीति रिवाज और संस्कार हिंदुओं के समान हैं। तो संस्कार तो होंगे हिंदुओं के समान, रीति रिवाज होंगे हिंदुओं के समान, धर्म होगा इस्लाम। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, मेव, और इनका क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। समझ गए दोस्तों अच्छी तरह। तो दोस्तों भरतपुर को मेवात क्यों कहा जाता है, मेव जाति के कारण। और दोस्तों जो मेवात है इसमें कितने जिले आते हैं, 2, अलवर और भरतपुर आते हैं, एकदम क्लियर। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है कि जो भरतपुर जिला है, इस भरतपुर जिले में खनिज के रूप में क्या प्रमुख है। दोस्तों बात आती है कि भरतपुर जिले में खनिज के रूप में क्या प्रसिद्ध है, खनिज के रूप में क्या प्रसिद्ध है। तो आप क्या बताओगे कि भरतपुर में खनिज के रूप में एक तो सैंड स्टोन प्रसिद्ध है,
भरतपुर में खनिज के रूप में एक तो क्या प्रसिद्ध है, सैंडस्टोन, और दोस्तों एक क्या प्रसिद्ध है, लाल पत्थर। एकदम क्लियर। भरतपुर में खनिज के रूप में क्या प्रसिद्ध है, सैंडस्टोन, और एक क्या प्रसिद्ध है, लाल पत्थर। अच्छा दोस्तों रखना, ये लाल पत्थर धौलपुर से निकाला जाता है, लाल पत्थर करौली भरतपुर में मिलता है। तो भरतपुर जो संभाग है ना, यह भरतपुर संभाग लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पर्टिकुलर भरतपुर ही लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर भी लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, लाल पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन धौलपुर में किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है, अगर दोस्तों हम बात करें कि भरतपुर में उद्योग की बात करें, दोस्तों बात आती है भरतपुर में उद्योग की बात करें, तो दोस्तों उद्योग के नाम पर यहाँ केवल एक कारखाना है और उसका नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। अर्थात जो रेल के कोच होते हैं, जो रेल के डिब्बे होते हैं, उनका बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ उद्योग के नाम पर साहब केवल एक केंद्रीय उद्योग है, उसका नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। एकदम क्लियर। तो सिमको वैगन फैक्ट्री साहब आपके कहाँ है, भरतपुर में है। खनिज, सैंडस्टोन और लाल पत्थर उद्योग, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है, भरतपुर में है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर का प्रमुख मेला कौन सा है। बात आती है कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर का प्रमुख पशु मेला कौन सा है या प्रमुख मेला कौन सा है। तो दोस्तों भरतपुर में एक पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों भरतपुर में एक पशु मेले का आयोजन किया जाता है और उसका नाम है जसवंत पशु मेला। क्लियर। भरतपुर में एक पशु मेले का आयोजन किया जाता है और उसका नाम है जसवंत पशु मेला। क्या नाम है, जसवंत पशु मेला। अच्छा, बात आती है कि जो जसवंत पशु मेला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो जसवंत पशु मेला है ना, ये हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो जसवंत पशु मेला है ये हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, जो जसवंत पशु मेला है ये हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। समझ जाओगे भैया, ठीक। अच्छा दोस्तों साहब ये भी ध्यान रखना, पूछा जाए कि जसवंत पशु मेले का आयोजन कब किया जाता है। पूछ लिया जाए कि जसवंत पशु मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर, आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक आपके जसवंत पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और पूछा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, अक्टूबर में। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, अक्टूबर में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों, अक्टूबर में किया जाता है। समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक। तो भरतपुर का प्रमुख पशु मेला कौन सा हुआ, जसवंत पशु मेला। ये हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है और आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में आयोजित होता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भरतपुर है, दोस्तों जो बात आती है कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों बात आती है कि जो भरतपुर है, इस भरतपुर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो भरतपुर है ना, इस भरतपुर का साहब आपके जो प्रमुख लोक नृत्य है उसका नाम साहब आपके बम नृत्य। एकदम क्लियर दोस्तों, इसका नाम है बम नृत्य, ठीक। और दोस्तों इस बम नृत्य के अवसर पर महिलाओं के द्वारा रसिया गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य के अवसर पर महिलाओं के द्वारा रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस नृत्य का नाम हो गया बम रसिया। क्या नाम हो गया, बम रसिया। तो बम नृत्य या बम रसिया नृत्य ये सब आपके कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, भरतपुर का, ठीक। फिर बात आती है इस बम से क्या अभिप्राय है, इस बम से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा नगाड़ा होता है या बहुत बड़ा ढोल होता है। क्लियर। तो दोस्तों जो आकार में बहुत बड़ा ढोल होता है, उस ढोल को सब आपके क्या कहा जाता है, बम। क्या कहा जाता है, बम, ठीक। और इस बम को बजाने वाले होते हैं पुरुष। बम को कौन बजाते हैं, पुरुष। और जब पुरुष बम को बजाते हैं तो इस अवसर पर महिलाएं
गीत गाती हैं और वो गीत क्या कहलाते हैं? रसिया गीत। एकदम क्लियर, इसलिए नाम हो गया बम रसिया। अच्छा, फिर बात आती है कि जो बम नृत्य है दोस्तों, जो बम नृत्य है यह कब किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? ये नृत्य किया जाता है फाल्गुन माह में। पूछा जाए कि ये नृत्य कब किया जाता है तो आप क्या बताओगे? फाल्गुन माह में किया जाता है। अच्छा, पूछा जाए क्यों किया जाता है? पूछा जाए क्यों किया जाता है तो आप क्या बताओगे? नई फसल, क्या बताओगे? नई फसल के आने के उपलक्ष्य में, नई फसल के आने के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। समझ जाओगे क्या? नई फसल के आने के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? बम रसिया नृत्य किया जाता है अथवा बम नृत्य किया जाता है। समझ जाओगे क्या दोस्तों? ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि बम नृत्य कौन करता है? बात आती है कि बम नृत्य कौन करता है? क्लियर, बम नृत्य कौन करता है? तो दोस्तों ना, इसमें नृत्य तो करते हैं पुरुष। दोस्तों नृत्य तो कौन करते हैं? पुरुष। क्लियर। और दोस्तों गीत कौन गाती हैं? दोस्तों गीत कौन गाती हैं? महिलाएं। एकदम क्लियर, दो बातें, नृत्य तो करते हैं पुरुष और गीत कौन गाती हैं? महिलाएं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि बम नृत्य किस श्रेणी में आता है? पूछ लिया जाए कि बम नृत्य किस श्रेणी में आता है तो आप क्या बताओगे? कि बम नृत्य क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। पूछ लिया जाए कि जो बम नृत्य है ये किस श्रेणी में आता है तो आप क्या बताओगे? यह क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। क्षेत्रीय नृत्य मतलब ऐसे नृत्य जो केवल क्षेत्र विशेष में ही प्रसिद्ध हो, क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय नृत्य कहलाते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि बम नृत्य के अतिरिक्त भरतपुर में और कौन सा नृत्य किया जाता है तो आप क्या बताओगे? हुरंगा नृत्य। दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? हुरंगा नृत्य किया जाता है। ठीक। और दोस्तों एक नृत्य और किया जाता है और उसका नाम है चरकुला नृत्य। तो अब कौन सा नृत्य किया जाता है? चरकुला नृत्य। एकदम क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों जो हुरंगा नृत्य हैं ये तो करते हैं पुरुष, ये तो कौन करते हैं? पुरुष। क्लियर। और दोस्तों साहब आपके इसमें कि साहब आपके इसमें साहब आपके स्वांग किया जाता है। साहब क्या किया जाता है? इस नृत्य के अंतर्गत स्वांग किया जाता है। ठीक। अच्छा, स्वांग का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों जो चरकुला नृत्य है ना ये केवल महिलाएं करती हैं। दोस्तों जो चरकुला नृत्य है ये सब केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये सब आपके जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है चरकुला नृत्य। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। क्लियर। और होता क्या है कि साहब आपकी महिलाएं अपने सिर पर एक बर्तन रखती हैं और उस बर्तन में 108 दीपक, उस बर्तन में 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो चरकुला नृत्य है ना इसकी उत्पत्ति, पूछा जाए कि जो चरकुला नृत्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति यूपी से मानी जाती है। किसकी, कहाँ से मानी जाती है? यूपी से। और दोस्तों ध्यान रखना, जो चरकुला नृत्य है ना ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता था, यूपी में किया जाता था और दोस्तों राधा की स्मृति में किया जाता था तथा बैलगाड़ी पर 108 दीपक रखकर किया जाता था प्राचीन काल में। तो वर्तमान में जो चरकुला नृत्य है वो भरतपुर का है, क्षेत्रीय नृत्य है। ठीक। केवल महिलाएं करती है, रात्रि में करती है, लेकिन इस नृत्य की उत्पत्ति मूल रूप से भरतपुर से नहीं हुई है, यूपी से हुई है। क्लियर। और ये नृत्य चरकुला नृत्य राधा की स्मृति में किया जाता है। किसकी स्मृति में किया जाता है? राधा की स्मृति में किया जाता है। तो भरतपुर क्षेत्र के 3 नृत्य हो गए, बम नृत्य हो गया, हुरंगा नृत्य हो गया और चरकुला नृत्य हो गया। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भरतपुर क्षेत्र है, फिर दोस्तों बात आती है कि जो भरतपुर क्षेत्र है इस भरतपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बात आती है कि जो भरतपुर क्षेत्र है इस भरतपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो भरतपुर क्षेत्र है ये सांसी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, भरतपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सांसी जनजाति पाई जाती है। फिर बात आती है कि जो सांसी जनजाति है इसका संस्थापक कौन है, इसका जनक कौन है या इसका मूल पुरुष कौन है? क्लियर। तो आप क्या बताओगे? सहसमल।
पूछ लिया जाए कि साहसी जनजाति का संस्थापक जनक अथवा मूल पुरुष कौन है? सहस्मल। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर दोस्तों ध्यान रखना कि जो साहसी जनजाति है दोस्तों, जो साहसी जनजाति है ना, ये साहसी जनजाति हरिजनों के चारण होते हैं। अर्थात साहसी जनजाति के लोग हरिजनों के चारण होते हैं। ये हरिजनों को अपना आराध्य मानते हैं या अपना स्वामी मानते हैं। ठीक, पहली बात। दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों साहब जो साहसी जनजाति है, दोस्तों जो साहसी जनजाति है, ये साहसी जनजाति में साहब आपके लोमड़ी और सांड का मांस बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। अर्थात लोमड़ी और सांड का मांस इनका प्रिय भोजन है। क्लियर। साहसी जनजाति का प्रिय भोजन पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? एक तो लोमड़ी और एक सांड का मांस साहसी जनजाति का प्रिय भोजन है। ठीक। अच्छा, तीसरी बात दोस्तों ना, जो साहसी जनजाति है, इस साहसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। अर्थात इस साहसी जनजाति में विधवा विवाह की परंपरा नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, इस साहसी जनजाति में विधवा विवाह की परंपरा नहीं है। ठीक दोस्तों ना, जो साहसी जनजाति है, इस साहसी जनजाति में विधवा विवाह की परंपरा नहीं है। एकदम क्लियर। अच्छा, चौथी बात पे बात आती है दोस्तों, जो साहसी जनजाति है, इस साहसी जनजाति में एक रस्म होती है और उस रस्म का नाम है कुकड़ी की रस्म। क्लियर। इस साहसी जनजाति में एक रस्म होती है, उसका नाम होता है कुकड़ी की रस्म। क्लियर। और दोस्तों इस कुकड़ी की रस्म का साहब आपके मतलब होता है विवाह से पूर्व। दोस्तों कुकड़ी की रस्म का मतलब होता है विवाह से पूर्व लड़कियों का चरित्र परीक्षण करना। एकदम क्लियर। विवाह से पूर्व लड़कियों का चरित्र परीक्षा, विवाह से पूर्व लड़कियों की चरित्र की परीक्षा। समझ जाओगे ना दोस्तों, विवाह से पूर्व लड़कियों की चरित्र की परीक्षा तब क्या कहलाती है दोस्तों? आपके कुकड़ी की रस्म कहलाती है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो साहसी जनजाति है दोस्तों, जो साहसी जनजाति है, ये भारत में सबसे कम अल्प ज्ञात जनजाति में आती है। अर्थात यह जनजाति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, तो दोस्तों इसे अल्प ज्ञात जनजाति भी कहा जाता है। क्लियर। अल्प ज्ञात जनजाति भी कहलाती है। कौन सी? साहसी जनजाति। ठीक। अच्छा, अगली बात दोस्तों फिर बात आती है कि जो साहसी जनजाति है, इसमें सब आपके क्या करते हैं कि नारियल के लेन देन से विवाह की रस्में पूरी करते हैं। नारियल के लेन देन से विवाह की रस्म पूरी करते हैं। समझ जाओगे कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सभी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी सब एक साथ क्लियर हो जाए। थोड़ी थोड़ी राजनीति भी आपकी क्लियर हो जाए। एकदम क्लियर दोस्तों। चले आगे। ठीक। अच्छा, एक बार मैं आपका दोबारा रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक। ये केवल दोस्तों मैंने भरतपुर का परिचय दिया है, भरतपुर जिला मैंने पढ़ाया नहीं है। ये केवल दोस्तों मैंने आपको भरतपुर का परिचय दिया है। क्लियर। एक बार शुरुआत करते हैं, फिर बाकी बातें हम बाद में करते हैं। भरतपुर संभाग कब बनाया गया? 4 जून 2005। जिले कितने थे? 4। कौन कौन से? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। भरतपुर संभाग दो संभाग को तोड़कर बनाया गया, कोटा संभाग और जयपुर संभाग। कोटा से सवाई माधोपुर और करौली, जयपुर से भरतपुर और धौलपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर और नवीन संभाग। ठीक। सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? जोधपुर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैंने अच्छी तरह बता रखा है। ठीक। अगली बात दोस्तों, भरतपुर का नामकरण हुआ भरत के नाम पर। भरत का मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड में उत्तराखंड चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। संस्थापक है चूड़ामन जाट, वास्तविक संस्थापक है सूरजमल जाट। राजधानी है कुम्हेर, संस्थापक है, अच्छा कुम्हेर के संस्थापक कौन होंगे? सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट ने दोस्तों रानी हसिया के लिए कुम्हेर बनाया था। यहाँ कौन सा वंश है? जाट वंश। कुल देवता है भगवान लक्ष्मण, कुल देवी राजेश्वरी माता। एकदम क्लियर दोस्तों। अगली बात करते हैं,
राजस्थान में विलय कब हुआ इसका? प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को। नाम था मत्स्य संघ, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अक्षांशीय देशांतर विस्तार आपको याद रखने हैं। जनसंख्या है 25,48,462। घनत्व है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 5,066 वर्ग किलोमीटर। उपनाम राजस्थान का प्रवेश द्वार, पक्षियों का स्वर्ग और पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार। प्रमुख नदियां बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, कुकुंद और गंभीर नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में सम्मिलित हैं। अच्छा, बाणगंगा उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से समापन होता है फतेहाबाद यमुना नदी में। क्लियर? लक्ष्मण लंबाई 380 किलोमीटर। उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। रुंडित क्यों कहते हैं आप मुझे बताओगे? बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बना हुआ है जो कि जयपुर को पेयजल सुविधा प्रदान करता है। कुकुंद पर बंद बारेटा बांध बना हुआ है। गंभीर नदी के निकट साहब आपके खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। और रूपारेल और मोती झील साहब आपके लाइफ लाइन कहलाते हैं भरतपुर की। ठीक, जलवायु शुष्क है, वर्षा 67.15 सेंटीमीटर है ईयरली। बांध है यहाँ शाही बांध, बंद बारेठा बांध और अजान बांध। प्राचीन नाम है मेवात। और दोस्तों मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। मेव जाति के नाम पर मेवात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साहब आपके ऐसे हिंदू जो मुस्लिम बना दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, उन मुस्लिमों का धर्म तो इस्लाम है किंतु रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। क्लियर? खनिज, सैंडस्टोन और लाल पत्थर उद्योग, सिमको वैगन फैक्ट्री, पशु मेला जसवंत पशु मेला जो कि हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक होता है, अक्टूबर के महीने में होता है मेरे विद्वान साथियों। एकदम क्लियर? अच्छा, अगली बात करते हैं लोक नृत्य की। बम नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे हम बमरसिया के नाम से भी जानते हैं। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगली बात आती है कि बम नृत्य साहब आपके पुरुष करते हैं, महिलाएं गीत गाती, रसिया गीत फाल्गुन माह में होता है। और साहब आपके नई फसल आने की खुशी में होता है। एक हुरंगा नृत्य और एक चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य मूल रूप से यूपी का है। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो? अगली बात, जनजाति, यहाँ सांसी जनजाति पाई जाती है। और सांसी जनजाति का संस्थापक सहसमल है। ये हरिजनों के चारण होते हैं। लोमड़ी और सांड का मांस इनका प्रिय भोजन होता है। विधवा विवाह की परंपरा नहीं है। कोकड़ी की रस्म मतलब होता है विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा। ठीक, अल्पज्ञात जनजाति में सम्मिलित हैं। और नारियल के लेन देन से दोस्तों यहाँ विवाह की रस्म पूरी होती है। दोस्तों ये था भरतपुर जिले का सामान्य परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये परिचय पसंद आया होगा। ठीक, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका आप कमेंट में आंसर देना। अगले वीडियो में दोस्तों हम भरतपुर की जो विशेषताएं हैं उन्हें लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।